Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अल्कीन्स की प्रेपरेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स। पहले देख लेते हैं अल्कीन्स का इंट्रोडक्शन। अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। जिनमें डबल बॉन्ड होता है उनको हम अल्कीन्स कहते हैं, और जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको हम अल्काइंस कहते हैं। अल्कीन्स को ऑलिफिन्स भी कहते हैं क्योंकि अल्कीन्स के जो लोअर मेंबर्स हैं जैसे इथीन है, प्रोपीन है, जब ये हैलोजेंस के साथ मिलते हैं तो दे फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स। Olefin means oil forming. So alkenes are called olefins because lower member of the homologous series form oily products with chlorine or bromine. जैसा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जब हम इसमें एडिशन कर देते हैं ब्रोमीन या क्लोरीन की, तो दिस इज कॉल्ड dibromoalkane. This product is oily. That's why alkenes are also called olefins. Alkene general formula CnH2n. It means a number of hydrogen atoms are double than carbon atom. यानी जितने कार्बन एटम होंगे उसका डबल है इसमें हाइड्रोजन एटम होंगे। इनमें हाइड्रोजन एटम अल्केन से दो कम होते हैं। अल्केन का अगर आपको फार्मूला याद हो तो CnH2n+2 था। अगर दो हाइड्रोजन कम कर दिए जाएं तो ये अल्कीन्स बन जाती हैं। तो अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनका फार्मूला CnH2n। अल्कीन्स में sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले होते हैं, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है अल्कीन्स में, ये जो डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन है इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन से मुराद है कि ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले कार्बन, यहाँ पर एंगल 120 डिग्री होगा और ज्योमेट्री जो है ये ट्रायगोनल प्लेनर होगी। अब जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इनके अलावा बाकी कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकते हैं, नॉन प्लेनर होंगे। उनमें ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, एंगल 109.5 और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। लेकिन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। जैसा कि देखें, अगर हमारे पास प्रोपीन है, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले हमारे पास ये वाले जो कार्बन है दोनों, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। और यहाँ पर ज्योमेट्री जो है इन कार्बन के अराउंड ट्रायगोनल प्लेनर है और एंगल 120 डिग्री है। जबकि ये वाला जो कार्बन है अल्कीन है, हालांकि ये प्रोपीन है, अल्कीन है, लेकिन ये वाला कार्बन सैचुरेटेड है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की sp3 है और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, नॉन प्लेनर है, और इसके साथ साथ यहाँ पर एंगल 109.5 डिग्री होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारे पास इथीन है। इथीन सबसे सिंपलेस्ट अल्कीन है। अल्कीन्स में जो सबसे कम कार्बन होते हैं वो दो कार्बन होते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए हमें मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। अगर आपको याद हो, जो सिंपलेस्ट अल्केन थी उसमें एक कार्बन था CH4, लेकिन अल्कीन्स में एक कार्बन वाली अल्कीन कोई नहीं होती है। अल्कीन्स में मिनिमम जो कार्बन होते हैं वो दो होते हैं, और जो सिंपलेस्ट हमारे पास अल्कीन बनेगी दैट इज इथीन। तो इथीन में देखें, यहाँ पर जो एंगल है HCH एंगल, यानी कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये वाला जो एंगल है ये 120 डिग्री है।
इसी तरह अगर आप ये वाला एंगल देख लें HCC, यानी हमारे पास कार्बन है, कार्बन के साथ कार्बन और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये भी 120 डिग्री है। तो इसमें हाइड्रोजन कार्बन कार्बन या हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन सारे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हैं, ट्राइगोनल प्लेनर है। ये जो अल्कीन है ये प्लेनर ज्योमेट्री रखता है, इसमें दोनों कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर हैं। लेकिन इससे बड़ी अल्कीन्स में जो बाकी कार्बन आएंगे वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो इसके बाद जितने भी कार्बन आएंगे वो सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज्यादा भी होंगे। आप यहाँ पर याद रखिएगा, एंगल डेविएट कर सकता है 120 डिग्री से अगर यहाँ पर बड़े ग्रुप हों। जैसे यहाँ पर मैं मेथल ग्रुप लगा दूं तो जो बड़े ग्रुप होते हैं वो स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान जो स्पेस में रिपल्शंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ जाती हैं, तो एंगल 120 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। ये है डियर स्टूडेंट्स अल्कीन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब अल्कीन्स की जो प्रेपरेशन करते हैं, अब चूंकि अल्कीन से हमने हाइड्रोजन निकालना होता है, हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाना होता है, तो जो अल्कीन्स हैं ये एलिमिनेशन रिएक्शन से प्रिपेयर किए जाती है। यूजुअली मोस्टली अल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? इनमें सैचुरेटेड कंपाउंड को हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखें कि हमारे पास एथल अल्कोहल है, एथानॉल, ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, हमने इसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड इससे बना लिया है। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस जिनमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाते हैं फ्रॉम सैचुरेटेड। अगर हम इसका रिवर्स करेंगे तो रिवर्स रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। याद रखिएगा, एलिमिनेशन रिएक्शंस आर मोस्टली एंडोथर्मिक। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है ये मोस्टली 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इससे ऊपर टेम्परेचर पर होते हैं। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो आमतौर पर रूम टेम्परेचर के अराउंड ही हो जाते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, दे नीड मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अगर कोई बड़े रिएक्टिव रिएक्टेंट होगा तो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली अगर हम एक बाउंड्री लाइन अगर जनरल डिस्क्रिप्शन दें तो हम कहते हैं कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। हमें एलिमिनेशन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये एंडोथर्मिक क्यों है? क्योंकि देखें यहाँ पर जो हमारे पास रिएक्टेंट है, जब इससे प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट के दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं। एक तो यहाँ से OH निकलता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, OH के साथ पहला कार्बन अल्फा है और ये वाला कार्बन बीटा है। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पर एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दूसरा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी यहाँ पर दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं। अब जो बॉन्ड बन रहे हैं, एक तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा है वाटर में, क्योंकि हाइड्रोजन H और OH मिल रहे हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक नया बॉन्ड बन रहा है, जबकि कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड बन रहा है। तो चूंकि ब्रेक होने वाले बॉन्ड बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, जबकि बनने वाला बॉन्ड एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। तो चूंकि बनने वाला एक बॉन्ड पाई बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, तो इसका मतलब है इन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। दैट्स व्हाई दीज रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, क्योंकि यहाँ पर दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में और एक नया सिग्मा और पाई बॉन्ड बन जाते हैं। अब जो ग्रुप निकल रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस में, जो ग्रुप एलिमिनेट होते हैं, जो ग्रुप निकलते हैं वो एडजेसेंट कार्बन से निकलते हैं। यहाँ पर देखें, ये वाले जो कार्बन है एक अल्फा है और दूसरे वाला कार्बन जो है बीटा है। तो ये साथ साथ वाले कार्बन है, इनको विसिनल भी कहते हैं, विसिनल या नेबरिंग या एडजेसेंट कार्बन। तो जो ग्रुप निकलने हैं वो एडजेसेंट जो है कार्बन एटम उनसे निकलेंगे। इसमें से चूंकि बीटा हाइड्रोजन जरूरी होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, जो ये हमने डिहाइड्रेशन करवाया या डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन में भी, तो ये हम इसको यूजुअली बीटा एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। अल्फा
बीटा क्योंकि एक जो ग्रुप है वो अल्फा से निकलना है और दूसरे वाला जो ग्रुप है वो बीटा से निकलना है, तो हम इसको कहते हैं दिस इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो अल्कीन्स जो हैं ये मोस्टली एलिमिनेशन रिएक्शन से बनाई जाती हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस में अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन कौन कौन से हैं। सबसे पहले है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डी मींस रिमूवल, D means removal. Hydrohalogenation means removal of hydrogen and halogen. तो यहाँ से हम निकालेंगे रिमूवल, रिमूव करेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। हाइड्रोजन और हैलोजन का निकल जाना, दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। इसका मतलब है एक तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, और दूसरे वाला जो बॉन्ड होगा ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। और ये जो बॉन्ड ब्रेक होंगे ये एडजेसेंट कार्बन से होंगे, विसिनल, यानी जो कार्बन होगा हैलोजन वाला कार्बन, हैलोजन जिसके साथ अटैच होगा वो अल्फा होगा, और जहां से हाइड्रोजन निकलेगा वो बीटा होगा। तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में यहाँ पर देखें, ये हमारे पास जिसके साथ हैलोजन अटैच है ये वाला कार्बन अल्फा है, और अल्फा के साथ ये जो कार्बन अटैच है दिस इज बीटा। अल्फा कार्बन से हैलोजन निकला, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकला, यानी यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और दूसरा जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो कार्बन और हैलोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। यहाँ पर जो बेस है, बेस अटैक करता है हाइड्रोजन पर, बीटा हाइड्रोजन पर, ये बन जाता है BH। इसका मतलब है बेस और हाइड्रोजन का एक नया बॉन्ड बन जाता है। और ये जो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर शिफ्ट हो जाता है बिटवीन कार्बन कार्बन, यानी ये कार्बन कार्बन के दरमियान आ जाता है, और यहाँ पर कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड एक नया बॉन्ड बन जाता है। और हैलोजन यहाँ से विद इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से निकल जाता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन का पेयर लेकर यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पर दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, एक नया सिग्मा बॉन्ड और एक नया पाई बॉन्ड बन जाता है। ये जो रिएक्शन है ये E2 रिएक्शन है। E2 रिएक्शन मींस कि यहाँ पर जो अटैक होगा बीटा हाइड्रोजन पर और जो हैलोजन निकलेगा ये सिंगल स्टेप में निकलेगा, यानी अटैक ऑफ बेस ऑन बीटा हाइड्रोजन and departure of the leaving group will take place simultaneously, और रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। जैसा कि यहाँ पर देखें, ये हमारे पास बेस है एथोक्साइड, ये हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो ये चेंज हो जाएगा C2H5OH, यानी यहाँ पर एक नया बांड जो बनेगा ये OH बांड होगा। यहाँ से जो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये शिफ्ट हो जाएगा बिटवीन कार्बन कार्बन, क्योंकि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन का पेयर ऑक्सीजन दे देता है, हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर रख सकता है, तो पहले से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन कार्बन के दरमियान शिफ्ट कर देगा, यानी यहाँ पर कार्बन कार्बन एक नया पाई बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा तो ये जो ब्रोमीन है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके यहाँ से डिपार्ट हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, यानी कार्बन का और ब्रोमीन का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर अल्कीन बन जाएगी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। अब ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट हाई एनर्जी स्टेट होती है जिसको एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसकी एनर्जी चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रिएक्टेंट से भी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट से भी ज्यादा होती है, इवन इंटरमीडिएट से भी ज्यादा होती है। ट्रांजिशन स्टेट का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। इसमें जो बॉन्ड बन रहा होता है उसको भी हम डॉटर लाइन से शो करते हैं, और जो ब्रेक हो रहा होता है उसको भी डॉटर लाइन से शो करते हैं। जैसा कि देखें, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हम उसको डॉटर लाइन से शो कर रहे हैं। यहाँ पर देखें कार्बन और हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड हमने डॉटर लाइन से शो कर दिया। इसी तरह कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर देखें हमने इसको भी डॉटर लाइन से शो किया हुआ है। अब नया बॉन्ड O और H का बन रहा है, यानी ये वाला बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, तो देखें इसको भी हम डॉटर लाइन से शो कर रहे हैं, ये रेड कलर में। और एक नया डबल बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है,
इसको भी हम डॉटर लाइन से लिखेंगे। तो ट्रांजिशन स्टेट में जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं और जो बॉन्ड बन रहे होते हैं उनको हम डॉटर लाइन से शो करते हैं। और क्योंकि ये E2 रिएक्शन है, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग विल टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ये E2 मैकेनिज्म से होगा और इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अब क्योंकि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप है, एक ही स्टेप में हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, सारा एक ही स्टेप में हो रहा है। तो इसका मतलब है जो रिएक्शन का रेट है वो ना सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे बल्कि बेस पे भी डिपेंड करेगा। यानी अगर बेस की कंसंट्रेशन को आप ज्यादा कर देंगे तो रिएक्शन का रेट ज्यादा हो जाएगा, बेस को डबल करेंगे रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो तब भी रेट डबल हो जाएगा, दोनों पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर जो हैलो ग्रुप है उसकी नेचर पे भी रेट डिपेंड करेगा। अगर हैलो ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है? आयोडाइड। आयोडाइड लगा होगा तो रेट फास्ट होगा एज कंपेयर टू ब्रोमाइड। इसी तरह क्लोराइड और फ्लोराइड को निकालना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ना सिर्फ अल्काइल हैलाइड बल्कि बेस पे भी डिपेंड करता है। इस रिएक्शन में जो कि सिंगल स्टेप में हो रहा है तो कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता। अगर कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। अगर आपको याद हो, हमने रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़े थे, जिसमें हमने पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट भी पढ़ी थी, जिसमें कार्बोकेटाइन बना था और कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो गया था। याद रखिएगा, जहाँ पर भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी रीअरेंज होने से तो रीअरेंजमेंट जरूर होगी। जैसे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना है, अगर वहां पर सेकेंडरी बनने का चांस है कि ग्रुप शिफ्ट करके या टर्शरी, तो वो जरूर बनेगा अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। इस रिएक्शन में ये जो हमारे पास डीहाइड्रोहैलोजिनेशन है, सबसे रिएक्टिव जो है वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, उसके बाद प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड में बीटा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। जितने बीटा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं उतनी ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है रिएक्शन होने की। रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और ट्रांजिशन स्टेट हाई एनर्जी स्टेट होती है। अब क्योंकि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, जितने भी एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं उनमें डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है या डिहाइड्रेशन है, हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है। जैसा कि यहाँ हमने एथोक्साइड यूज किया, इसके साथ साथ हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, मैंने बताया मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और पोलर सॉल्वेंट लाइक एथानॉल, यानी यहाँ पर एथानॉल जैसा हमें कोई सॉल्वेंट भी रिक्वायर्ड होता है, फिर जाकर ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में अल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन और हैलोजन निकलते हैं और यहाँ पर अल्कीन बन जाती है। अब यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, अगर हम उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देख लें, ट्रांजिशन स्टेट जो है उसमें जो ग्रुप निकल रहे हैं, कौन कौन से ग्रुप निकल रहे हैं? हाइड्रोजन और हैलोजन। अगर ये एक दूसरे के ऑपोजिट लगे हुए होंगे, यानी एंटाई पोजीशन में होंगे, तो इसको हम कहेंगे अंताई या एंटी पेरी प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। ये प्रेफर्ड होती है। क्यों प्रेफर्ड होती है? क्योंकि ये स्टैगर्ड होती है और ये लो एनर्जी होती है। स्टैगर्ड से मुराद है कि जब हम इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हुए ये जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन और जो हमारे पास हैलोजन होता है, ये एक दूसरे की ऑपोजिट साइड पे लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये लो एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट होती है। लो एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है, और स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। लो एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है, देखें ये रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट से क्या बनता है हमारे पास? ट्रांजिशन स्टेट से हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। ये है ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्टेंट से लेकर ट्रांजिशन स्टेट तक जितनी एनर्जी चाहिए होती है, इस एनर्जी को हम कहते हैं दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। अब जब हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी लो है, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी लो होने से मुराद है कि ये पहले से बिल्कुल लो एनर्जी पे, इस तरह से पहले से लो एनर्जी पे होगी। यानी देखें पहले एनर्जी ज्यादा थी, अब ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम हो जाएगी। तो जो एंटायर पेरी प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट होती है, इसमें ये जो हाइड्रोजन है, जिसने बीटा हाइड्रोजन है जिसने निकलना है, और दूसरा लीविंग ग्रुप है,
वो हेलो ग्रुप है, ये एक दूसरे के बिल्कुल 180 के एंगल पे होते हैं और 180 के एंगल पे होने की वजह से इनमें स्टेरिक रिपल्शंस कम होती हैं। ऐसी ट्रांजिशन स्टेट लो एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट होती है और ये एलिमिनेशन रिएक्शन में प्रेफर्ड ट्रांजिशन स्टेट है। अगर आप दूसरे वाली ट्रांजिशन स्टेट देखें तो उसमें जो हाइड्रोजन है और लीविंग ग्रुप है ये एक दूसरे के सेम साइड पे होते हैं। इसको सिन पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ऐसी ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल है, लेकिन जो रिजिड मॉलिक्यूल साइक्लिक मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें जो ग्रुप होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, रोटेट नहीं कर सकते, अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, तब ऐसी ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल है। अदरवाइज अगर ग्रुप जो है वो रोटेट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ग्रुप इजीली रोटेट कर सकते हैं, तो फिर जो एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट होती है वो प्रेफर्ड ट्रांजिशन स्टेट होती है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनेगी ये एक्लिप्स होगी और इसकी एनर्जी हाई होगी। एक्लिप्स से मुराद है, अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रा करें तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और जो लीविंग ग्रुप है ये एक दूसरे के साथ 0 डिग्री के एंगल पे होंगे, यानी बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, एक्लिप्स हो जाएंगे। एक्लिप्स होने से मुराद है इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और ऐसी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जब ज्यादा हो जाएगी तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी और एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो ऐसा रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो जो एंटायर पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट है वो इसलिए फेवरेबल है कि ये जब इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो स्टेबल होती है, उसकी एनर्जी कम होती है, यानी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, लो एनर्जी पे आ जाती है ट्रांजिशन स्टेट। और अगर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी फिजिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन में ऐसे रिएक्शन जहाँ पर एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है, जैसा कि इस रिएक्शन को देखें, यहाँ पर ये हेलो ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है दिस इज अल्फा कार्बन, अल्फा के साथ जो भी कार्बन अटैच होगा वो बीटा होगा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा। इसका मतलब है इस कंपाउंड में टोटल 6 बीटा हाइड्रोजन हैं। 6 बीटा हाइड्रोजन सारे एक ही तरह के हैं, यानी कोई भी बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दें, रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट सेम बनेगा। यानी आप इस साइड से बीटा हाइड्रोजन निकाल लें या इस साइड से, प्रोडक्ट विल बी प्रोपीन। यहाँ पर हम जो बेस यूज कर रहे हैं वो सोडियम एथोक्साइड है जो बीटा हाइड्रोजन निकालेगा और सॉल्वेंट यहाँ पर एथानॉल है। रिएक्शन जो है ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा क्योंकि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। जितनी तरह के, याद रखिएगा, जितनी तरह के बीटा हाइड्रोजन होते हैं उतनी तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं, क्योंकि इसमें सारे बीटा हाइड्रोजन एक ही तरह के हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह ये टर्शरी ब्यूटल ब्रोमाइड है। टर्शरी ब्यूटल ब्रोमाइड नाम से पता चल जाता है ये टर्शरी है और टर्शरी में ये वाला कार्बन जिसके साथ ब्रोमो अटैच है ये अल्फा है और बाकी सारे कार्बन बीटा हैं। अब यहाँ पर 3 बीटा कार्बन है, 3 बीटा कार्बन का मतलब है यहाँ पर 9 बीटा हाइड्रोजन है। इसका मतलब है ये रिएक्शन फास्ट होगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। अब यहाँ पर चूंकि सारे के सारे बीटा हाइड्रोजन एक ही तरह के हैं तो इसका मतलब है यहाँ से मर्जी बीटा हाइड्रोजन निकल जाए, प्रोडक्ट आइसोब्यूटाइलीन ही बनेगा, या इसको हम 2 मिथाइल प्रोपीन कह सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास बेस है, ये किसी भी हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा, बीटा हाइड्रोजन सारे एक ही तरह के हैं और रिएक्शन 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। तो ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, ये वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला कार्बन बीटा है, टोटल इसमें 18 कार्बन है। इसका मतलब है ये ऑक्टाडीकेन का अल्काइल हैलाइड बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ऑक्टाडेकानाइल जो हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पर एक ही बीटा कार्बन है, एक ही तरह के बीटा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा। इन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, बीटा वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा और अल्फा कार्बन से यहाँ पर ब्रोमीन निकल जाएगा। ये हमारे पास है टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड, टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड है, पोटेशियम टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड, ये बेस है। ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल सॉल्वेंट है, चूंकि यहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, क्योंकि बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग है और लिविंग ग्रुप भी अच्छा है। तो ये 3 रिएक्शन ऐसे रिएक्शन हमने पढ़े हैं इन तीनों रिएक्शन में, इसमें भी
इस वाले रिएक्शन में भी और इसमें भी बीटा हाइड्रोजन एक ही तरह के हैं, और बीटा हाइड्रोजन एक ही तरह होने से मुराद है यहाँ पर एक ही तरह का प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब ऐसे रिएक्शन भी हो सकते हैं जिनमें एक से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल हों। एक से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट, जैसा कि ये वाला हमारे पास देखें, टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड है या 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है। अगर इसका फार्मूला देख लें, जरा मैं दोबारा ड्रा कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये है CH3 CH2, ये हमारे पास है CH3 और ये आ जाएगा Br। टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड इसको कहेंगे क्योंकि ये वाला कार्बन टर्शरी है, इसके साथ ब्रोमाइड अटैच है, टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड। IUPAC में यहाँ पर लॉन्ग चेन 4 कार्बन वाले बनेगी, और ब्रोमो और मिथाइल ग्रुप 2 पे आ जाएंगे, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन चेक कर लें बीटा, ये वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला कार्बन बीटा है, और ये वाला बीटा है, ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं। जबकि ये वाला जो कार्बन है ये भी बीटा है, लेकिन ये इन दोनों से डिफरेंट है। अब यहाँ पर देखें, बीटा जो कार्बन है, जो बीटा कार्बन है वो दो तरह के हो गए, एक CH3 वाले बीटा कार्बन है और एक CH2। इसका मतलब है यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। अगर हम CH3 वाला निकालें, जिसको हमने यहाँ ग्रीन कलर से शो करवाया है और जिसको हमने B से रिप्रेजेंट किया है, बेस अगर ये वाला हाइड्रोजन निकाले, यानी इसको हम बी कह लेते हैं, ये वाला हाइड्रोजन निकाले तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा। ये इस तरह से ये बी वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया। बेस और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन गया, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, और नया एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया। अगर हम ए वाला हाइड्रोजन ये यहाँ से निकाल लें, इसको हम ए कह लेते हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड ये वाला। तो यहाँ पर भी देखें नया पाई बॉन्ड बन गया, डी और एच का बॉन्ड बन गया, दो बॉन्ड नए बन गए, और कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया। यहाँ पर इसका मतलब है दो तरह के बीटा हाइड्रोजन थे, तो दो तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में से ज्यादा फेवरेबल प्रोडक्ट कौन सा है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा। बनेंगे दोनों, अलबत्ता आप कंडीशंस को सेट करके किसी एक की यील्ड को ज्यादा, किसी एक को आप मेजर प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, एक CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3। याद रखिएगा, जितना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। अगर आपको याद हो, ये बात हमने हाइपर कॉन्जुगेशन वाले लेक्चर में डिस्कस की थी कि जितने ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके साथ पहला कार्बन अल्फा अल्फा और अल्फा, जितने ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जो कार्बन है उन पर हाइड्रोजन होंगे, उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग लो बॉन्ड स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पर 9 है ऐसे हाइड्रोजन। अगर हम इसमें चेक करें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ तो कोई कार्बन नहीं है, अलबत्ता इस कार्बन के साथ दो कार्बन है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ CH2 है। इसका मतलब है यहाँ पर टोटल 5 बीच जो है हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन का मतलब है इसमें 5 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी। एक तो ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगी ही, यानी टोटल आप 6 स्ट्रक्चर कह सकते हैं, एक 5 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक ये वाले स्ट्रक्चर, जबकि यहाँ पर 9 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर, 10 स्ट्रक्चर बनेंगी टोटल। ग्रेटर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ग्रेटर द स्टेबिलिटी। इसका मतलब है दिस प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। याद रखिएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है इसके ऊपर जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों? उतनी ही ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, उतनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगी। यानी ये वाली एल्कीन जो है जिसके पास 12 हाइड्रोजन है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। इसके बाद जो स्टेबिलिटी में आएगी वो वाली एल्कीन आएगी जिसके पास 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे। उसमें ये वाली एल्कीन जिसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगी। आप एक अल्काइल ग्रुप को आप हाइड्रोजन में चेंज कर दें और बाकी तीनों मिथाइल ग्रुप लगें,
तो इसमें देखें 9 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब इसके बाद जो है, इसके बाद फिर 2 अल्काइल ग्रुप लगे हों, 2 अल्काइल ग्रुप में भी 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, सिस भी होता है, ट्रांस भी होता है, और एक ऐसा होता है जिसमें दोनों कार्बन है, दोनों मेथल ग्रुप, जैसा कि इसमें देखें दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन पे लगे हैं, तो यहाँ पर 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। इसी तरह स्टेबिलिटी में नेक्स्ट से अगर दोनों कार्बन पे एक एक हो, यहाँ पर भी 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पर जो ट्रांस वाली एल्कीन होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू सिस, और उसके बाद एक मिथाइल ग्रुप वाला, और फिर सबसे जो एंड पे आएगा वो इथीन आ जाएगा जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। अब यहाँ पर देखें इसमें भी 6 हैं, जबकि इस वाले में भी 6 हैं, तो फिर ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है? एक्चुअली जब नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी, तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये प्राइमरी कार्बोनाइन होगा, जो कि स्टेबल कार्बोनाइन है। अगर आप इनमें बनाएँगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो फिर जो कार्बोनाइन बनेगा, वो सेकेंडरी कार्बोनाइन होगा, जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है, तो इस वजह से ये वाली एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। तो बहरहाल जिस अगर एक से ज़्यादा तरह के बीटा हाइड्रोजन आ जाएँ, तो जितनी तरह के बीटा हाइड्रोजन आएँगे, उतनी तरह का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, और उस प्रोडक्ट में से वो वाला प्रोडक्ट ज़्यादा कंसंट्रेशन, ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, जिसमें कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे। उसकी वजह क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है। क्यों ज़्यादा स्टेबल है? क्योंकि उसकी नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा हैं। जब एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं, तो हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी देख लेते हैं। इसमें देखें 2 तरह के बीटा हाइड्रोजन हैं। अब 2 तरह के बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर देखें, एक ये और ये बीटा हाइड्रोजन सेम है, जबकि ये वाले बीटा हाइड्रोजन डिफरेंट है। अब ये वाला जब बीटा हाइड्रोजन निकलता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड बनता है। तो इसका मतलब है ये वाला जो जब बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसकी एनर्जी लो होगी और प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसकी नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनेंगी। यहाँ से देखें, अगर हम ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, इस रिएक्शन की जो ट्रांजिशन स्टेट है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है और उसकी गिब्स फ्री एनर्जी भी कम है। इसका मतलब है ये रिएक्शन है फेवरेबल है, इसको करवाने के लिए कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और इसके लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू है वो भी कम है, और ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। यहाँ पर देखें ये जो बेस है, ये वाला बेस इस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, क्योंकि इस बीटा हाइड्रोजन के निकलने से ज़्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नया बॉन्ड बनेगा, और एच का सी और एच का बॉन्ड ब्रेक होगा, सी बॉन्ड नया बन गया और ब्रोमीन वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, और ये प्रोडक्ट बन गया जो कि ज़्यादा स्टेबल है। अब अगर ये वाला बीटा हाइड्रोजन आप निकाल दें, तो जब ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकालेंगे, तो ये वाली ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये देखिए मेथल मेथल ग्रुप से हाइड्रोजन निकल रहा है, ये लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है। इसका मतलब है यहाँ पर फ्री एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो लेस स्टेबल होगा, क्योंकि कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर सिर्फ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं। तो कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पर देखें, इसके ऊपर 2 ग्रुप लगे हुए हैं कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड पे, इसके ऊपर 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी भी देखिए कम चाहिए होगी, और इसकी ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी। जबकि इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, गिब्स फ्री एनर्जी भी ज़्यादा है, और इसकी ट्रांजिशन स्टेट लेस स्टेबल है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड जो अल्कीन होगी, जिसमें कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड पे ज़्यादा ग्रुप लगे हुए होंगे, वो ज़्यादा स्टेबल होगी, और उसकी ट्रांजिशन स्टेट भी ज़्यादा स्टेबल होगी। उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए होगी। अब जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, तो हम प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए कि कौन से प्रोडक्ट के बनने के चांस ज़्यादा हैं। यानी जब एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन मौजूद हों, एक से ज़्यादा अगर बीटा हाइड्रोजन मौजूद हों, तो फिर कौन-सा प्रोडक्ट फेवरेबल होगा, ये डिपेंड करता है सिट्ज़ेव और हॉफमैन रूल पे।
सिट्ज़व रूल क्या कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। सिट्ज़व के मुताबिक वो अल्कीन बनेगी जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, और हॉफमैन के मुताबिक वो अल्कीन बनेगी जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कम सब्स्टिट्यूटेड होगा, उसके ऊपर अल्काइल ग्रुप कम लगे होंगे। सिट्ज़व रूल के मुताबिक हाइड्रोजन वहां से निकलेगा, उस कार्बन से निकलेगा जिसके ऊपर बीटा हाइड्रोजन थोड़े होंगे। हाइड्रोजन फ्रॉम द साइड वेयर लेस बीटा हाइड्रोजन, लेकिन हॉफमैन कहता है कि वहां से निकलेगा जहां बीटा हाइड्रोजन ज्यादा है। सिट्ज़व रूल के मुताबिक तब ये प्रोडक्ट मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट तब पॉसिबल है जब साइज ऑफ द बेस स्मॉल हो। यानी सिट्ज़व रूल में साइज ऑफ द बेस स्मॉल होना चाहिए। हॉफमैन में हाइड्रोजन वहां से निकलेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है अगर साइज ऑफ बेस लार्ज हो। ये वाला जो प्रोडक्ट होगा सिट्ज़व, ये थर्मोडायनामिकली फेवर्ड है, जबकि हॉफमैन वाला प्रोडक्ट काइनेटिकली फेवर्ड है। काइनेटिकली फेवर्ड से मुराद है जो हॉफमैन वाला प्रोडक्ट है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी और रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। जबकि जो सिट्ज़व रूल है उसमें बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो लो एनर्जी पे होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये जो कंडीशन है ये डिसाइड करेंगी कि प्रोडक्ट्स मोर सब्स्टिट्यूटेड बनना है या लेस सब्स्टिट्यूटेड। बेस का साइज अगर स्मॉल होगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, यानी वहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा जहां पर क्राउडिंग ज्यादा होगी। यानी जो हाइड्रोजन ज्यादा एक्सपोज्ड होगा उसको निकाल उस वो तब निकलेगा जब साइज ऑफ बेस लार्ज होगा। ज्यादा एक्सपोज से मुराद है उसके साथ अल्काइल ग्रुप ज्यादा ना लगे हों। ज्यादा एक्सपोज वाला लार्ज साइज वाला बेस भी निकाल सकता है। लेकिन अगर कोई हाइड्रोजन यानी कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन है, दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो ज्यादा, जैसा कि यहाँ पर देखें, ये हमारे पास है CH3, ये CHBr, और साथ हमारे पास है यहाँ पर CH2CH3। अब देखें यहाँ पर दो तरह के बीटा हाइड्रोजन मौजूद हैं। अगर दो तरह के यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन मौजूद हैं, कौन कौन से? एक CH3 वाला और एक CH2 वाला, ये बीटा हाइड्रोजन है। अब ये वाला जो बीटा हाइड्रोजन है ये ज्यादा एक्सपोज्ड है। ज्यादा एक्सपोज से मुराद है इसके साथ सिर्फ हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है ये लार्ज साइज बेस भी यहाँ पर इसको निकाल सकता है। अगर लार्ज साइज बेस यूज करेंगे तो फिर वो इस वाले हाइड्रोजन को निकालेगा और लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर बेस का साइज स्मॉल होगा तो ये वाला जो बीटा हाइड्रोजन है जो लेस एक्सपोज से मुराद है इसके साथ दो कार्बन है, इसके साथ दो बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, हाइड्रोजन कम है, तो ये वाला हाइड्रोजन तब निकलेगा जब साइज ऑफ बेस स्मॉल होगा, तो फिर मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, मजीद क्लियर हो जाएगा कुछ एग्जांपल देखने से। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं और एक से ज्यादा प्रोडक्ट जब बनेंगे तो उसमें सिट्ज़ेफ और हॉफमैन के मुताबिक प्रोडक्ट कौन सा फेवरेबल होगा। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास है एक अल्काइल हैलाइड है, ये वाला हाइड्रोजन बीटा है, ये वाला हाइड्रोजन भी बीटा है, ये भी बीटा है, तो दो तरह के बीटा हाइड्रोजन है। ये CH3 वाले, ये जो CH3 वाले बीटा हाइड्रोजन है ये मोर एक्सपोज्ड हैं, जबकि CH2 वाला लेस एक्सपोज्ड है। लेकिन यहाँ पर बेस का साइज स्मॉल है, बेस का साइज स्मॉल होने की वजह से ये आराम से मोर एक्सपोज वाला, सॉरी लेस एक्सपोज्ड बीटा हाइड्रोजन निकाल लेगा और मोर सब्स्टिट्यूटेड यानी मोर स्टेबल अल्कीन बना देगा। ये वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके ऊपर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर तीन अल्काइल ग्रुप लगे हैं। 69% प्रोडक्ट बनेगा मोर स्टेबल। ये वाली एल्कीन जो है इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो ये सिर्फ 31% चांस है, लेस स्टेबल है। अब यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पर बेस का साइज स्मॉल था, बेस का साइज स्मॉल था तो सिट्ज़ेव रूल लगेगा, और सिट्ज़ेव रूल के मुताबिक जो हाइड्रोजन वो वाला निकलेगा जहां बीटा हाइड्रोजन थोड़े हैं। जब भी साइज स्मॉल होगा बेस का, वहां से बीटा हाइड्रोजन निकलेगा जहां से हाइड्रोजन कम होंगे, यानी जो लेस एक्सपोज्ड बीटा हाइड्रोजन होंगे वो वाले निकलेंगे। और सिट्ज़ेव रूल के मुताबिक मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी फेवरेबल, व्हाई? बिकॉज इट इज मोर स्टेबल। व्हाई इट इज मोर स्टेबल? बिकॉज ऑफ द
हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये अकॉर्डिंग टू सिट्ज़व रूल ये वाला प्रोडक्ट जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है ये ज्यादा फेवरेबल होगा। कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये हमारे पास वही टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। टर्शरी ब्यूटाइल टर्शरी पेंटल ब्रोमाइड है। यहाँ पर देखें लास्ट एग्जांपल थी, अब हम सिर्फ कंडीशन चेंज करेंगे। ये वही एग्जांपल है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की है। यहाँ पर देखें, ये वाले जो बीटा हाइड्रोजन है ये मोर एक्सपोज्ड हैं, जबकि ये वाला बीटा हाइड्रोजन लेस एक्सपोज है। अगर हम ये वाला बेस यूज कर लें पोटेशियम एथोक्साइड, तो ये बेस है स्मॉल। अगर बेस स्मॉल होगा तो वो वाला हाइड्रोजन निकालेगा जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो बेस है पोटेशियम एथोक्साइड है, पोटेशियम एथोक्साइड हॉफमैन प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। और ये वाला सिट्ज़िव, दिस इज सिट्ज़िव, this is Sitzef product and this is Hoffman product। ये उलट लिखे हुए थे, इसको ठीक कर ले ये इस तरह से। अब देखें यहाँ पर ये वाला बेस का साइज स्मॉल है। अगर बेस का साइज स्मॉल होगा तो वो कहाँ पर अटैक करेगा, जो जहाँ पर बीटा हाइड्रोजन कम होंगे। अगर बेस का साइज स्मॉल होगा अटैक वहां पर होगा जहाँ बीटा हाइड्रोजन कम है। अटैक वहां पर होगा जो लेस एक्सपोज्ड हाइड्रोजन है। वजह क्या है, क्योंकि बेस का साइज स्मॉल होगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बननी है, और मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का मतलब है स्टेबल अल्कीन। यहाँ पर देखें ये वाली अल्कीन बनेगी जिसमें जो हमारे पास है 71% चांस है इसके बनने के, क्योंकि ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। इसके ऊपर एक अल्काइल ग्रुप, ये दूसरा अल्काइल ग्रुप और ये तीसरे वाला अल्काइल ग्रुप, 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं। जबकि जब बेस का साइज स्मॉल होगा तो ये वाला हाइड्रोजन जो ज्यादा एक्सपोज्ड है ये निकलने के चांस कम है, क्योंकि एस स्टेबल अल्कीन बनेगी जिसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, उसके चांस 29% है। अगर आप बेस बड़ा यूज कर लें, ये देखें ये टर्शरी ब्यूटल ऑक्साइड, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का ऑक्साइड है पोटेशियम के साथ। तो टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड जो है हमारे पास, ये टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड ये वाला जो बेस है, चूंकि बेस का साइज बड़ा है, बेस का साइज यहाँ पर बड़ा है, तो ये बेस का साइज बड़ा होगा तो फिर वो वाला हाइड्रोजन निकलेगा जो मोर एक्सपोज्ड होगा। बेस का साइज बड़ा होगा तो उसके निकलने के चांस ज्यादा होंगे जहां बीटा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, यानी फिर CH3 से निकलेगा। और CH3 से निकलेगा तो फिर हॉफमैन प्रोडक्ट बनने के चांस ज्यादा होंगे। देखें हॉफमैन प्रोडक्ट के बनने के चांस 72%, जबकि सेटजिव के बनने के चांस 28% है, क्योंकि बेस का साइज बहुत बड़ा है। बेस का साइज बड़ा होगा तो वो लेस एक्सपोज्ड हाइड्रोजन निकाल नहीं पाएगा। अगरचे ये जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है ये ज्यादा स्टेबल है, लेकिन मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन के बनने के चांस यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये बड़े वाला बेस लेस एक्सपोज हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकेगा। इसी तरह देखें ये बेस इससे भी बड़ा है, इसमें मिथाइल ग्रुप की बजाय यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगे हैं, यानी इसका साइज और बड़ा हो गया। इसका साइज अगर और बड़ा है, हम वेरी लार्ज या लार्ज साइज कह सकते हैं, तो लार्ज साइज वाला बेस होगा तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनने के चांस ज्यादा हैं। एनालिटिकली वो फेवरेबल होगा क्योंकि रिएक्शन फास्ट होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी। तो ये वाला बेस भी लार्ज है, लार्ज बेस है, तो वो वाला हाइड्रोजन निकलेगा जहां पर बीटा हाइड्रोजन ज्यादा है या जो मोर एक्सपोज्ड है। तो देखिए इसके बनने के चांस 89% है, जबकि सेट्जिव के प्रोडक्ट बनने के चांस 11% है। तो कोई भी प्रोडक्ट जब बीटा हाइड्रोजन ज्यादा तरह के होंगे, 2 तरह के बीटा हाइड्रोजन है तो 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। उन 2 तरह के प्रोडक्ट्स में से कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा फेवरेबल होगा, ये डिपेंड करेगा साइज ऑफ द बेस पर भी। साइज ऑफ द बेस जो है वो लार्ज है या स्मॉल है। अगर लार्ज होगा तो फिर मोर एक्सपोज्ड हाइड्रोजन, और अगर स्मॉल होगा तो लेस एक्सपोज्ड हाइड्रोजन निकलेंगे। अल्कीन की प्रेपरेशन के लिए जो हमारे पास दूसरा मेथड है, दिस इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स।
डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रेशन का मतलब है वाटर, यानी यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ये दोनों ग्रुप आपस में ट्रांजिशन स्टेट में एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जो कि स्टैगर्ड होगी और लो एनर्जी होगी। यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा और ये वाला OH। इसका मतलब है यहाँ पर CH बांड ब्रेक होगा एक, और दूसरा CO बांड ब्रेक होगा। अब जो नया बांड बनेगा कार्बन कार्बन, यहाँ पर पाई बांड बन जाएगा। एक तो पाई बांड कार्बन कार्बन पाई बांड नया बना, और दूसरा जो बांड बना है वो H और OH के दरमियान बना, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान। तो डिहाइड्रेशन में वाटर निकलेगा, हाइड्रोजन और OH, CH और CO बांड, दो सिग्मा बांड ब्रेक हुए, दो नए बांड बन गए सिग्मा और पाए। ये जो रिएक्शन है ये मोस्टली हम एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में करवाते हैं, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, फास्फोरिक एसिड भी हो सकता है। जब हम इनकी मौजूदगी में हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। दिस इज अगेन एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको भी हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन कह सकते हैं, क्योंकि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो अल्फा और उसके साथ वाला कार्बन बीटा, दोनों ग्रुप एडजेसेंट कार्बन विसिनल कार्बन से निकलेंगे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगी, प्रोडक्ट विल बी अल्कीन। तो डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, जिसमें H और OH आइन जो है वो H और OH ग्रुप जो हैं ये निकलेंगे एडजेसेंट कार्बन एटम से। अब डिहाइड्रेशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसमें हम सेकेंडरी और टर्शरी देखेंगे, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी के लिए मैकेनिज्म डिफरेंट है और प्राइमरी के लिए मैकेनिज्म डिफरेंट है। ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है, CH3C। CH3 क्यों टर्शरी अल्कोहल है? क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है ये वाला कार्बन टर्शरी है, तो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में जब हम एसिड ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये हाइड्रोजन आयन देगा, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर मौजूद हैं, ये इस पर अटैक कर देगा और यहाँ पर ये ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा, अल्काइल ऑक्सोनियम आयन या प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गई। और एसिड ने जब हाइड्रोजन दे दिया, दिस इज एसिड। एसिड जब हाइड्रोजन दे देता है तो जो बाकी पार्ट बचता है उसको हम कहते हैं दिस इज कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ एसिड से कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन गया। तो पहले स्टेप में जब अल्कोहल सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन होती है तो पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होती है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो यहाँ से CO बांड ब्रेक होगा, C और O वाला बांड जो है ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है। ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होती है, और हाइपर कॉन्जुगेशन जो है इसमें 9 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी, क्योंकि 9 हाइड्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच हैं और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। तो इसमें जो दूसरा स्टेप है ये वाला स्टेप स्लो स्टेप है, ये वाला स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। इसका मतलब है रिएक्शन का रेट जो है ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल या सिंपली हम कह सकते हैं अल्कोहल पे डिपेंड करता है। इसके बाद तीसरे स्टेप में जाकर क्या होता है, तीसरे स्टेप में ये जो कॉन्जुगेट बेस निकला था यहाँ से ये वाला, ये कॉन्जुगेट बेस अटैक करता है बीटा हाइड्रोजन पर, और दोबारा एसिड जो है वो रीजनरेट हो जाता है। इसका मतलब है एसिड कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट फर्स्ट स्टेप में यूज हुआ था और लास्ट स्टेप में यहाँ से रीजनरेट हो गया है। प्लस यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के दरमियान दे देगा, और ये 2 मिथाइल प्रोपीन, इसको हम आइसोब्यूटाइलीन कहते हैं, ये बन जाएगा। तो तीन स्टेप हो गए। फर्स्ट वन इज प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, सेकंड वन इज रिमूवल ऑफ वाटर टू फॉर्म द कार्बोकेटाइन, एंड थर्ड वन इज रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन एंड रीजनरेशन ऑफ एसिड कैटालिस्ट। अब ये वाला जो मैकेनिज्म है ये E1 मैकेनिज्म है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है। E1 मैकेनिज्म है क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में आ रहा है। तो अगर हम इसकी इक्वेशन लिख लें रेट इज इक्वल टू के, इसका रेट सिर्फ अल्कोहल पर डिपेंड कर रहा है। जितनी ज्यादा आप अल्कोहल यूज करेंगे रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा, और रिएक्शन डिपेंड करता है ये इस स्टेप पे सेकंड पे, क्योंकि सेकंड स्टेप स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो इस तरह से जो सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल हैं ये E1 मैकेनिज्म देंगे।
अब है इसमें कुछ एग्जांपल्स, यहाँ पर देखें। ये हमारे पास एक अल्कोहल है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल एथानॉल है, प्राइमरी अल्कोहल है। एडजेसेंट कार्बन, एक कार्बन से H निकलेगा, दूसरे से OH निकलेगा और वाटर बन जाएगा। अब यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। क्यों ज्यादा चाहिए? क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल से बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल को देखें, ये वाली अल्कोहल सेकेंडरी है। सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि वो OH सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, तो इसके लिए आपको टेम्परेचर कम चाहिए है। और ये देखें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ से एलिमिनेशन होगी। एक कार्बन से H और दूसरे से OH निकला, डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन से साइक्लोहेक्सीन बन गई 80% प्रोडक्ट। आप यहाँ पर फास्फोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल से डिहाइड्रेशन इजी होती है। टर्शियरी अल्कोहल से डिहाइड्रेशन और भी इजी हो जाती है, लेकिन जस्ट 85 डिग्री सेंटीग्रेड और सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन भी कम चाहिए। तो यहाँ पर देखें, वाटर निकल जाएगा और ये अल्कीन बन जाएगी। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है वो टर्शियरी अल्कोहल की है। टर्शियरी अल्कोहल सबसे रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। टर्शियरी अल्कोहल सबसे रिएक्टिव क्यों होगी? क्योंकि जब ये वाला ग्रुप यहाँ से निकलेगा तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि सबसे स्टेबल है। और याद रखिएगा, कार्बोकेटाइन का बनना ही तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, इसी पे तो रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है। जबकि ये वाला जो है, जब ये ग्रुप निकलेगा तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। ये जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होगी, इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये E1 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेगी। तो डिहाइड्रेशन में, जैसा कि हमने डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में पढ़ा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में सबसे रिएक्टिव टर्शियरी अल्काइल हैलाइड था, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो डिहाइड्रेशन में भी सबसे रिएक्टिव देखें टर्शियरी अल्कोहल है। यहाँ पर आपको जस्ट 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करना है, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल में देखें 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर तक हीट करना पड़ रहा है। अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लें, तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है। टर्शियरी अल्कोहल में ये वाला स्टेप, जब C और O का बॉन्ड ब्रेक होना है, वाटर निकलना है, दिस इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है। इस रिएक्शन को करवाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए और ये रिएक्शन फास्ट है। क्यों फास्ट है? क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल है, इसके लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो सबसे कम चाहिए। अब टर्शियरी के बाद सेकेंडरी आता है, देखिए उसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी है। ये वाला सेकेंडरी अल्कोहल है और यहाँ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनना है और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी है। ये ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट तक जितनी एनर्जी चाहिए उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, जबकि ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है। मैंने पहले भी बताया, रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट हो, इंटरमीडिएट हो, कुछ भी हो, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अब अगर प्राइमरी अल्कोहल को देखें, तो प्राइमरी अल्कोहल का चूंकि कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल होता है, तो ये लेस फेवरेबल रिएक्शन है। इसके लिए देखिए कितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से भी क्लियर होता है कि जो टर्शियरी अल्कोहल है उसकी डिहाइड्रेशन करना आसान है, क्योंकि उसकी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी लो है, स्टेबल है। और टर्शियरी कार्बोकेटाइन स्टेबल है, एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए और इसकी फ्री एनर्जी भी कम है। अब अगर हम डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स देखें, तो प्राइमरी अल्कोहल में भी पहला स्टेप वही है। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होती है। एसिड जो है वो अपना प्रोटॉन दे देता है और ये बन जाता है ऑक्सोनियम आइन, और इसके साथ ये बन जाता है कॉन्जुगेट बेस। अब सेकंड स्टेप में यहाँ पर जो है, ये सेकंड स्टेप में कार्बोकेटाइन नहीं बनता, क्योंकि जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, लीस्ट सॉरी प्राइमरी कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनना है, ये लीस्ट स्टेबल है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर बेस अटैक करता है बीटा हाइड्रोजन पर और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। यानी साइमल्टेनियसली दोनों काम होते हैं। बेस अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन पर, बीटा हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, ये रिएक्शन दो स्टेप में हो जाएगा। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होगी, सेकेंडरी और टर्शियरी में भी प्रोटोनेशन होती है। सेकेंडरी टर्शियरी में दूसरे स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल निकल के कार्बोकेटाइन बनता है, लेकिन प्राइमरी में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एक ही वक्त में बेस अटैक करता है बीटा हाइड्रोजन पर और साथ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। इसका मतलब है, इसके लिए जो मैकेनिज्म है वो E2 मैकेनिज्म है। और रिएक्शन का रेट प्राइमरी अल्कोहल के लिए, रिएक्शन का रेट अल्कोहल और बेस दोनों पे डिपेंड करता है।
यानी यहाँ पर देखें इस स्टेप में ये स्लो स्टेप है, दिस इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, इसमें अल्कोहल भी आ रही है और इसमें साथ साथ बेस भी आ रहा है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन का रेट है वो दोनों पर डिपेंड करता है, बेस और अल्कोहल पर, ये प्राइमरी में। सेकेंडरी और टर्शरी में रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल पर डिपेंड कर रहा होता है। तो इस तरह जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है उसका मैकेनिज्म E2 मैकेनिज्म होगा, और E2 मैकेनिज्म में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ना सिर्फ अल्कोहल बल्कि बेस पर भी डिपेंड करता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में चूंकि कार्बोकेटाइन बनता है, अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट का भी चांस रहेगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये हमारे पास एन ब्यूटाइल अल्कोहल है। एन ब्यूटाइल अल्कोहल में यहाँ पर 1 ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ से सबसे पहले तो प्रोटोनेशन होगी, प्रोटोनेशन के नतीजे में यहाँ से निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल और ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन। अब चूंकि कार्बोकेटाइन जो है ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं है। अगर तो इस कार्बोकेटाइन के रीअरेंज होकर और ज्यादा स्टेबल होने के चांस हैं, तो ये कार्बोकेटाइन फिर स्टेबल कार्बोकेटाइन में रीअरेंज हो जाएगा। दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। सबसे पहले प्रोटोनेशन होगी, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ये वाला कार्बोकेटाइन बन गया। अब यहाँ पर अगर ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकल जाए तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा, तो इसका मतलब है 1 ब्यूटीन बन जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर ग्रुप माइग्रेट करवा लें, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ माइग्रेट करवा लें, तो आप देखें जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन था वो अब चेंज हो जाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन। यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी देखें ज्यादा हो जाएगी। अब जब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा तो यहाँ पर दो तरह के बीटा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये भी बीटा, ये भी बीटा। अब ये वाला तो निकलेगा नहीं, क्योंकि ये वाला निकलेगा तो फिर 1 ब्यूटीन बन जाएगा। 1 ब्यूटीन बन जाएगा तो वो तो लेस स्टेबल अल्कीन है एज कंपेयर टू 2 ब्यूटीन। तो ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से। जब ये वाला बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 2 ब्यूटीन। तो इस तरह जहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन अगर उससे रीअरेंज होकर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने के चांस हैं, तो फिर वो जरूर रीअरेंज होगा, और वो प्रोडक्ट जो ज्यादा स्टेबल होगा वो फेवरेबल होगा। 2 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल, क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर 2 अल्काइल ग्रुप मौजूद हैं, जबकि 1 ब्यूटीन में एक ही अल्काइल ग्रुप मौजूद है। यहाँ पर देखें एक ही अल्काइल ग्रुप है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर, लेकिन इसमें दो हैं, तो दिस इज मोर स्टेबल। इसमें भी 2 ब्यूटीन में भी आगे दो तरह के होते हैं, एक सिस 2 ब्यूटीन और दूसरा ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो ट्रांस 2 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें ग्रुप एक दूसरे से दूर होते हैं, स्टेरिक रिपल्शंस कम होती हैं। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देखें, दिस इज नियोपेंटाइल अल्कोहल। नियोपेंटाइल अल्कोहल में देखें ये वाला कार्बन अल्फा है और ये वाला कार्बन बीटा है, इसके पास बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो बाहर तो यूं लग रहा है जैसे इसकी डिहाइड्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी डिहाइड्रेशन पॉसिबल है। देखें सबसे पहले तो यहाँ पे करवाएं प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन करवाने के बाद यहाँ से निकालें वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। ये वाला कार्बोकेटाइन प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। अब प्राइमरी कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है। अब इसमें क्या कोई चांस बनता है साथ वाले कार्बन से? ग्रुप को हमेशा जब भी माइग्रेट करता है साथ वाले कार्बन से कराना है, 1 2 माइग्रेशन करवानी है आपने। तो यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप साथ वाले कार्बन पे शिफ्ट करें, तो मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग से देखें ये वाला कार्बोकेटाइन बन गया जो कि टर्शरी है। अब जब टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, ताकि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बने। 1 2 और 3, तीन अल्काइल ग्रुप मौजूद हैं, यानी इसकी 9 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी। एक इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर है। तो जहां पर भी रीअरेंजमेंट का चांस बाजार, तो यहाँ तो एलिमिनेशन होती नजर ही नहीं आ रही, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन नहीं है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात, हमने डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ा। अगर यहाँ पर Br ग्रुप होता, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, तो याद रखिए इसकी बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं थी। क्यों?
क्योंकि जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जो कि E2 है, उसमें कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं। कार्बोकेटाइन बनता नहीं है तो रीअरेंजमेंट का चांस ही नहीं है। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में चूंकि रीअरेंजमेंट का चांस नहीं था, तो इसका मतलब है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड होता तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन ना होती, क्योंकि नियोपेंटाइल अल्कोहल है। अल्कोहल्स में डिहाइड्रेशन होती है तो कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट का चांस है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन पॉसिबल है। तो इस तरह से डिहाइड्रेशन में जहां पर भी एलिमिनेशन का चांस, जहां पर भी रीअरेंजमेंट का चांस बनेगा, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने का चांस, वहां पर वो जरूर रीअरेंज होगा। नेक्स्ट मेथड है प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स में डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन है रिमूवल ऑफ हैलोजेंस, और ये डाई हेलाइड से निकालना है, यानी दो हैलो ग्रुप निकालने हैं हमने। अब डाई हेलाइड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं विसिनल, जो साथ साथ वाले 1 2 अल्फा बीटा, इनको कहते हैं विसिनल नेबरिंग एडजेसेंट, और दूसरे होते हैं जेमिनल। दोनों तरह के अल्काइल हैलाइड जो हैं, इनसे अल्कीन पॉसिबल हैं डीहैलोजिनेशन करके। जैसा कि देखें, ये हमारे पास है डाई ब्रोमो इथेन है, ये दोनों ग्रुप साथ साथ वाले कार्बन पे मौजूद हैं, ये ब्रोमो है और ये वाला ब्रोमो है। तो यहाँ से अगर हम सोडियम आयोडाइड डाल दें एसीटोन में, ये दोनों ग्रुप निकल जाएंगे और यहाँ बन जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आयोडीन प्लस सोडियम ब्रोमाइड। ये जो दोनों सोडियम है, ये दो ब्रोमीन से मिलकर सोडियम ब्रोमाइड बना देंगे, जबकि ये जो आयोडाइड आयोडाइड है, ये आयोडीन बना देंगे। अब यहाँ पर ये रिएक्शन होगा कैसे, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैसे आया, हेलो ग्रुप कैसे निकले, आयोडाइड कैसे आयोडीन में चेंज हुआ, यानी आयोडाइड है ये तो ऑक्सीडाइज हो गया, आयोडीन में चेंज हो गया। तो ये सारा, ये पॉसिबिलिटी कैसे हुई, इसको हम देखते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये रिएक्शन हुआ कैसे डीहैलोजिनेशन। देखें, जो हमने सोडियम आयोडाइड डाला एसीटोन में, सोडियम आयोडाइड का ये जो आयोडाइड है, इसने ब्रोमीन पर अटैक कर दिया, क्योंकि आयोडाइड एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसने इस पे अटैक किया, तो ये बन गया IBr, ये बन गया IBr, आयोडीन ब्रोमाइड। इसके बाद ये जो ब्रोमीन और कार्बन के दरमियान इलेक्ट्रॉन का पेयर है, शेयर्ड है, ये आ गया दोनों कार्बन के दरमियान, और यहाँ से निकल गया ब्रोमीन, यानी यहाँ से एक ब्रोमाइड निकल गया। बांड कौन से नए बने, यहाँ पर एक तो IBr वाला बांड बना, और दूसरा जो बांड बना यहाँ पर है, ये बना कार्बन कार्बन के दरमियान एक पाई बॉन्ड बन गया। अब इसके साथ साथ यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड भी बनेगा, सोडियम और ब्रोमाइड। बॉन्ड ब्रेक कौन सा हुआ यहाँ पर, यहाँ पर कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक हुआ एक, और फिर दूसरा भी कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब आयोडाइड ने अटैक किया ब्रोमीन पे, ब्रोमीन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के दरमियान देके डबल बॉन्ड बनाया, ये ब्रोमीन ब्रोमाइड की शक्ल में निकल गया और सोडियम से मिल गया। ये जो IBr बना है, ये E2 मैकेनिज्म है। यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्टेप हो रहा है, पहला स्टेप है E2 है, इसमें देखें एक ही स्टेप में उसने अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने, आयोडाइड ने, और एक लिविंग ग्रुप भी साथ ही निकल गया। दिस इज E2 मैकेनिज्म, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पर ये जो है आयोडाइड, आयोडाइड क्योंकि हमने दो सोडियम आयोडाइड यूज किए हुए हैं के रिएक्शन में, तो दूसरा जो आयोडाइड है ये IBr पर अटैक करेगा, और दोनों आयोडीन आपस में आयोडाइड आयोडाइड मिलेंगे, ये वाला इस पर अटैक करेगा तो आयोडीन का मॉलिक्यूल बनेगा, प्लस यहाँ से ब्रोमाइड निकल जाएगा। तो दो ब्रोमाइड यहाँ से निकले हैं, जो दोनों सोडियम से मिलकर दो सोडियम ब्रोमाइड बना देंगे। यहाँ पर दो सोडियम ब्रोमाइड बनेंगे। अब चूंकि यहाँ पर सोडियम आयोडाइड भी दो थे, तो यहाँ से ये आयोडाइड, पहले वाले ने यहाँ अटैक करके IBr बनाया, दूसरे वाले ने IBr पे अटैक करके आयोडीन का मॉलिक्यूल बना दिया। तो इस तरह दो स्टेप में ये रिएक्शन हो जाएगा। ये जो सेकंड वाला स्टेप है, ये SN2 है, इसमें सब्स्टिट्यूशन हुई है, यहाँ पर इसने अटैक कर दिया बैक साइड से आयोडाइड पे, और ब्रोमाइड को यहाँ से निकाल दिया। तो रिएक्शन दो स्टेप में हो रहा है, पहले वाला E2 है, जबकि जो सेकंड स्टेप है, सेकंड वाला जो स्टेप है, दिस इज SN2। इसी तरह डीहाइलोजिनेशन आप किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जिंक इस पर अटैक करेगा ब्रोमीन पर,
ब्रोमीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा, डबल बॉन्ड बन गया, और ये वाला जो है ये ब्रोमाइड की शक्ल में निकल जाएगा। यानी ये दोनों ब्रोमीन जिंक के साथ मिलकर जिंक ब्रोमाइड बना देंगे और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। रिएक्शन मेथनॉल एसिटिक एसिड या एथेनॉल में करवाएंगे। याद रखिएगा, हम जिंक की बजाय कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जैसे आप कैल्शियम यूज कर सकते हैं, आप मैग्नीशियम यूज कर सकते हैं, ये भी दो दो बॉन्ड बना लेते हैं। अगर आप सोडियम या पोटेशियम यूज करेंगे तो फिर हमें उसके 2 मोल चाहिए होंगे। रिएक्शन का एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो है वो अभी भी अनसर्टन है। पॉसिबिलिटी यही है कि जिंक ब्रोमीन को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देकर ये ब्रोमीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन फिर कार्बन को ट्रांसफर करेगा और दूसरे वाला ब्रोमीन भी यहाँ से निकल जाएगा विद 2 इलेक्ट्रॉन एज अ लीविंग ग्रुप। इस तरह से डीहैलोजिनेशन से आप सोडियम आयोडाइड यूज करके या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल यूज करके अल्कीन्स बना सकते हैं। लास्ट मेथड है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स, ये है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन में हम 2 तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं, सिस और ट्रांस। अगर हम लिंडलर कैटलिस्ट यूज करें, लिंडलर कैटलिस्ट क्या है? प्लेडियम है और इसको कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर सपोर्ट किया गया है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी सरफेस के ऊपर है प्लेडियम, जिसके ऊपर हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होता है। इसके ऊपर हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होगा। हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज्म हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम जो प्लेडियम है, प्लेडियम को पॉइजन कर लेते हैं क्विनोलिन से, ताकि इसकी एक्टिविटी कम हो जाए। अगर आप इसको पॉइजन नहीं करेंगे, ये आपके पास अल्काइन है, अगर आप जो प्लेडियम है, प्लेडियम को पॉइजन नहीं करेंगे, उसकी रिएक्टिविटी को कम नहीं करेंगे, प्लेडियम और हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, तो ये रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये वाला रिएक्शन फिर डायरेक्ट जाकर अल्केन पर ही स्टॉप होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। आप अल्कीन की बजाय अल्केन प्रिपेयर करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में जब हमने अल्केन की प्रेपरेशन की थी तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की डिटेल पढ़ी थी। हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट की जो एक्टिव साइट्स हैं उनको ऑक्यूपाई करवा देते हैं क्विनोलिन से। क्विनोलिन जो है ये इसकी एक्टिविटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रिएक्शन है वो अल्कीन पर स्टॉप हो जाएगा। अब ये वाली जो एडिशन है ये सिन एडिशन है। सिन का मतलब है दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर अटैच होंगे और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो सिस बनेगा। तो जब हम लिंडलर कैटलिस्ट यूज करते हैं, जब हम हाइड्रोजनेशन यूज करते हैं, अब हाइड्रोजनेशन चाहे निकल हो, प्लेटिनम है, प्लेटिनम हो, तो वो सिन एडिशन ही होती है। बस फर्क ये है कि अगर आप क्विनोलिन नहीं डालेंगे प्लेटिनम में तो फिर रिएक्शन अल्केन पर जाकर स्टॉप होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्विनोलिन एज अ पॉइजन यूज करके कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। ये क्योंकि कैटलिस्ट लिंडलर ने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो इसलिए इसको लिंडलर्स कैटलिस्ट भी कहते हैं। अगर ट्रांस अल्कीन बनानी हो हाइड्रोजनेशन में, तो हम फिर यूज कर लेते हैं लिथियम। लिथियम के साथ हम इथाइल अमाइन -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे और साथ हम अमोनियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास एडिशन होगी वो अंताय एडिशन होगी, वो ट्रांस एडिशन होगी। यानी ये जो दोनों ग्रुप ऐड होंगे, ये दोनों हाइड्रोजन ऐड होंगे, ये एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे होंगे। अगर हम ये वाला कैटलिस्ट सोडियम इन एथिलमाइन या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, जैसा कि बिर्च रिडक्शन में यूज करते हैं, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया भी यूज कर सकते हैं, तो ये हमारे पास ट्रांस अल्कीन बन जाएगी। अब रिएक्शन होगा कैसे? रिएक्शन में सबसे पहले तो अल्की जो लिथियम है, लिथियम के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, एसईटी सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। लिथियम के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे सोडियम के है, तो आप सोडियम भी यूज कर सकते हैं लिक्विड अमोनिया में, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। यानी इस कार्बन पर जिसको लिथियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ये ब्लू कलर से शो करवाया हुआ है, ये इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया और इसके पास दो एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये हमारे पास रेडिकल एनाइन बन गया। यानी एक कार्बन रेडिकल है, फ्री रेडिकल, और दूसरा एनाइन है। ये जो एनाइन है ये एथल अमाइन से एक हाइड्रोजन ले लेगा और हाइड्रोजन लेकर ये यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करवा देगा। इस तरह डबल बॉन्ड पर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। ये हमारे पास विनिलिक रेडिकल बन गया। ये विनाइल ग्रुप है, साथ ये रेडिकल है विनिलिक रेडिकल।
दूसरे स्टेप में लिथियम फिर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यहाँ पहले एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, वहां 2 इलेक्ट्रॉन होंगे नेगेटिव चार्ज, और ये फिर एथल अमाइन से हाइड्रोजन ले लेगा और ये हाइड्रोजन भी ऐड हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर हमारे पास ट्रांस अल्कीन बनेगी। ये हैं डियर स्टूडेंट्स डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स, जिनमें हमने मेन मेथड्स पर डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के बाद डीहैलोजिनेशन, और लास्ट में हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। इसको कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। इसमें सिस और ट्रांस अल्कीन्स बनती हैं। थैंक यू वेरी मच।